A very good morning to all of you. I hope so everyone has joined the meeting. Let's take your attendance first. Kirmi, Angel, Present, sir. Anirudh, Dhruv, Present. Priyanka, Present, sir. Pooja, Present, sir. Bhumika, Present, sir. Mitesh, Present, sir. Sahil, Present, sir. Steffi, Om Patel, Present. Keshvi, Present, sir. Krupal, Present, sir. Darshnika, Tisha, Present, sir. Darshit, Present. Vansh, Present, sir. Mayur, Present, sir. Khushbu, Present, sir. Nirali, Present, sir. Lisa, Tanushri, Present, sir. Deep Chaudhary, Tanvi, Present, sir. Shivani, Kanil, Kanil, Sanjo, Aditi, Zeel, Abban, Disha, Present. दिशा. चलो एसपीवी स्टूडेंट्स आ जाओ. आदित्य, Present, sir. वर्षिल, खुशी पटेल, Present, sir. यश, नील, Present, sir. भावना शर्मा, Present, sir. ध्रुव. Present, sir. ध्रुव कल मीटिंग से लेफ्ट हो गए थे आप शाम को. ब्रज, चंदन, Present, sir. Chandan present, sir. ब्रुत, अभिषेक,
कुश, Present, sir. प्रियांशी, धार्मिक, Present, sir. धार्मिक, लक्ष्य, Present, sir. हर्ष, नंदिनी, मनीषा, संजना, Present, sir. जयवीर, पल्लव, देवराज, हर्षिल, ललित। Present, sir. ठीक है, अब कौन रह गया अटेंडेंस में, जल्दी बताओ। अनिरुद्ध, कैनिल, शिवानी। अनिरुद्ध, कैनिल एंड शिवानी। ये माइक किसका ऑन है बेटा, माइक बंद कर लो। अनिरुद्ध इज प्रेजेंट, कैनिल इज प्रेजेंट एंड शिवानी इज ऑल्सो प्रेजेंट। कैनिल कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, चलो और कोई रह गया, दर्शनी का। यस, नाउ डन। पल्लव का तो प्रेजेंट हो ही गया ना, चलो ठीक है। तो आज हम 6 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर से। नहीं हुआ है, पल्लव का अटेंडेंस नहीं हुआ क्या? वृत। वृत, अच्छा वृत, वृत आ गया। सब पिछले 5 मिनट से ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा आप अच्छा, बैठ ही नहीं कर रहे। नहीं मैं तो सबको ऐड किया बेटा, देख जितने भी लोग आए सब एडेड है। चलो और कोई रह गया तो बताओ जल्दी से। ऑल डन, चलो ठीक है। हाँ पल्लव का हो गया, बहुत टेंशन लेता है अटेंडेंस का। हो गया बेटा, तेरा सामने ही तो मार्क किया था, अटेंडेंस शीट दिखाई तो थी। अटेंडेंस शीट अब दिखाई देता हूँ मैं, देख लो अटेंडेंस जिस जिसका मार्क किया सबका कर ही दिया है ना। पल्लव का हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, नहीं किया। अच्छा पल्लव लेट आया होगा, चलो ठीक है कर दिया, अभी मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। और भी कोई रहता है तो देख लो एक बार, मेरे ख्याल से मैंने लगभग सबका मार्क कर ही दिया है जो जो आए हैं मीटिंग में, ठीक है। चलो आज हम 6 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये आपके एग्ज़ाम में इंक्लूडेड है। 6 चैप्टर आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है अब, अपकमिंग एग्ज़ाम, उसमें ये 6 चैप्टर कंप्लीट आएगा और 7 चैप्टर जितना हम कंप्लीट करेंगे उतना पार्ट आपको पूछा जाएगा, ठीक है। 6 चैप्टर पूरा आएगा और 7th हम जितना कवर करेंगे उतना पूछेंगे सिलेबस में, ठीक है। तो 6 चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है सबको। पहले 5 चैप्टर तो आपके ऑलरेडी कवर हो चुके हैं ना, एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो अब 6th और 7th चैप्टर का टारगेट हम लेके चलेंगे। और ये तो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से आप पहले ही मेंटली प्रिपेयर रहो कि यही 2 चैप्टर आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। पहले आपको बता दिया, चलो ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे स्लाइड पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मैग्नेटिक फ्लक्स पता है। मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते थे उस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन किया गया है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, विच इज़ कटिंग द सरफेस और पासिंग थ्रू इट नॉर्मली। जितनी फील्ड लाइंस उस सरफेस को नॉर्मली कट करती है
उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते थे, अब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को उसी तरह से डिफाइन करेंगे। इट कैन बी ऑल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ द सरफेस एंड द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू दैट सरफेस। अब इसका क्या मतलब है, सपोज करो हमारे पास एक एरिया है, छोटा सा ds एरिया, ठीक है। अब हम सबको पता है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका जो डायरेक्शन होता है वो सरफेस के नॉर्मल होता है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर इज गिवन बाय द नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड आपकी किसी एंगल पे जा रही है, उस एरिया वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड का कुछ एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आप कैसे डिफाइन करोगे, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ द सरफेस एंड द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू दैट सरफेस। तो नॉर्मल टू दैट सरफेस का कंपोनेंट इसका कौन सा होगा, बी वेक्टर का नॉर्मल एक्सिस के अलॉन्ग क्या कंपोनेंट होगा, विच इज बी कॉस थीटा, है ना। वो कंपोनेंट हम कंसिडर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का जो एरिया वेक्टर के अलॉन्ग लाई कर रहा है, मतलब एरिया वेक्टर इस नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन में ही होगा। वी विल कंसिडर दैट कंपोनेंट विच इज क्रिएटिंग द फ्लक्स, ठीक है। तो ये कंपोनेंट हमेशा फ्लक्स को क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो वो वाला कंपोनेंट जो एरिया वेक्टर के अलॉन्ग लाई करेगा वो फ्लक्स को क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ से फ्लक्स को इस तरह से डिफाइन करते हैं, बी कॉस थीटा एन कैप। अब बी कॉस थीटा एन कैप को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डॉट डी एस लिख सकता हूँ, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करोगे यू विल गेट द सेम क्वांटिटी, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ डी एस वेक्टर इज अलॉन्ग द नॉर्मल टू द सरफेस एंड एन कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अब ये जो एन कैप है क्या है आपका, इट इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमेशा हमें डायरेक्शन बताता है, यूनिट वेक्टर ऑलवेज शोज अस द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर, ठीक है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर हमेशा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सिग्निफाई करता है। तो डी फाई छोटा सा फ्लक्स में क्या लिख सकता हूँ, बी इंटू डी एस कॉस थीटा, है ना, क्योंकि बी कॉस थीटा हमको पता है, बी कॉस थीटा इज दैट कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज अलॉन्ग द एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा दैट इज बी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमने फ्लक्स को डिफाइन कर दिया विच इज बी ए, और डायरेक्शन इसका क्या है, एन कैप, ठीक है। यू कैन ऑल्सो राइट मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स इज बी ए कॉस थीटा, हम सबको पता ही है। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो आपका फ्लक्स है ये तीन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, पहला तो मैग्नेटिक फील्ड पे, दूसरा एरिया पे, और तीसरा थीटा पे। फ्लक्स आपके तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज योर मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड को आप इंक्रीज करोगे तो फ्लक्स आपका इंक्रीज होगा। एरिया वेक्टर, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा फील्ड लाइंस इस एरिया को कट करते हुए जाएंगी, है ना। इसका एरिया जितना ज़्यादा आप बड़ा कर दोगे उतनी ज़्यादा फील्ड लाइंस इसको कट करती हुई जाएंगी। तो ऑब्वियसली बात है, जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस इसको कट करती हुई जाएंगी उतना ज़्यादा इसका फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो है दैट इज़ योर ओरिएंटेशन, थीटा इज मतलब ओरिएंटेशन। अब हम सबको पता है जब मैं इस एरिया को नॉर्मली प्लेस करूँगा तो मैक्सिमम मतलब फ्लक्स आपको मिलेगा, है ना। जब फील्ड लाइंस के नॉर्मल होगा तो मैक्सिमम फ्लक्स आपको मिलेगा। जब इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा तो कुछ लाइंस ऐसी होंगी जो इसको कट नहीं कर पाएंगी, मतलब कुछ फ्लक्स आपका कम हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम फ्लक्स आपको कब मिलेगा, जब इसका ओरिएंटेशन कैसा होगा, एग्जैक्टली इस तरह से होगा। तो ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करती है चीज़ें, थीटा पे भी डिपेंड करती है कि आपका जो एरिया वेक्टर है वो किस तरह से रखा गया है ना, उस पर भी डिपेंड करेगा आपका फ्लक्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू थीटा के हिसाब से हमारा फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है और हमारा फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है ना। पॉजिटिव फ्लक्स भी हो सकता है और नेगेटिव फ्लक्स भी हो सकता है। अब वो थीटा पे डिपेंड करता है कि हमारा थीटा कैसा है। तो पॉजिटिव कब होगा, जब आपका थीटा का वैल्यू 0 से 90 वेरी करेगा। हम सबको पता है कि कॉस का जो वैल्यू होता है, कॉस 0 इज़ 1, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। मतलब 0 से लेके 1 के बीच में ये फैक्टर हमेशा पॉजिटिव है ना। ये 0 से 1 का जो फैक्टर है हमेशा पॉजिटिव। लेकिन हम सबको पता है अगर आपका थीटा 270 से 360, हाँ 270 से 360 भी आपका फ्लक्स कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। 270 का मतलब 90 का मल्टीपल हो गया ना, ये 90 इंटू 3 हो गया, और ये कितना हो गया, 90 इंटू 4 हो गया, ठीक है।
तो 90 का मल्टीपल हो गया है ना, π/2 का मल्टीपल हो गया, ठीक है। तो 270 पे भी आपका फ्लक्स रहेगा पॉजिटिव, ठीक है। अब ये तो ट्रिग्नोमेट्री से आप देख सकते हो, ये ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है। मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत अगर आपको पता है तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। अब नेगेटिव कब होगा, जब आपका थीटा नेगेटिव कब होगा, जीरो फ्लक्स तो हमें पता है 90 पे होगा, cos 90 जीरो होता है, तो या फिर 270 पे भी जीरो हो जाएगा, है ना। 270 से लेके 360 के बीच में आपका पॉजिटिव रहेगा फ्लक्स, ठीक है। क्वाड्रेंट आप देख लो, जिनको नहीं पता है मैथमेटिक्स तो वो क्वाड्रेंट से हमेशा चला करें। ये आपके क्वाड्रेंट्स होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वाड्रेंट्स होते हैं वो ये होते हैं। तो 270 से लेके 360 तक मतलब आपका फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका cos थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसलिए 270 से 360 के बीच में आपका जो फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव होगा, बिकॉज इस क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होता है। 0 से लेके 90 में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पॉजिटिव होते हैं, तो 0 से 90 में आपका इसलिए फ्लक्स आपका पॉजिटिव है। 90 से 270 के बीच में, मतलब 90 से 270 के बीच में आपका cos थीटा नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो वही आपका ये वाले क्वाड्रेंट्स में अगर cos थीटा आ रहा है तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो मैंने आपको चीज़ें बता दी है, ये चीज़ें आपको समझ आ गई, मैथमेटिक्स की चीज़ें कुछ कुछ, और बाकी चीज़ें आप खाली मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि फ्लक्स आपका 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। अब हम तीनों फैक्टर्स को इस चैप्टर में, एक्चुअली जो मेन मोटिव है हमारा, हम तीनों फैक्टर्स को 1 बाय 1 करके स्टडी करते हैं। पहले हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवाते हैं, तो देखते हैं फ्लक्स पे क्या चेंज हो रहा है, उसकी वजह से क्या इफेक्ट जनरेट हो रहा है। फिर हम एरिया को चेंज करवाते हैं, उसकी वजह से देखते हैं फ्लक्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है, फ्लक्स में कितना चेंज हो रहा है ना। फिर हम थीटा को चेंज कराते हैं, फिर देखते हैं फ्लक्स में क्या चेंज हो रहा है। और ये सब के सब जो चेंजेस होते हैं ये टाइम के रिस्पेक्ट में होते हैं। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करवाएंगे, टाइम के साथ ही तो चेंज होगा ना। अगर एरिया चेंज कराओगे तो एरिया भी आपका टाइम के साथ चेंज होगा, है ना। और अगर हम थीटा को चेंज कराएंगे तो थीटा भी आपका किसके साथ चेंज होगा, थीटा भी आपका टाइम के साथ चेंज होगा। तो टाइम के साथ अगर हम तीनों पैरामीटर्स को इंडिविजुअली 1 बाय 1 करके चेंज करेंगे तो फ्लक्स पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और उस इफेक्ट से क्या जनरेट होगा, उस इफेक्ट से जो चीज़ जनरेट होगी उसको हम बोलेंगे EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो ये चैप्टर का जो बेसिक फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो यही है। इस चैप्टर का नाम ही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है। तो कैसे आप इंडक्शन वाला प्रोसेस क्रिएट करोगे, वो प्रोसेस जो आपका क्रिएट होगा वो यहीं से क्रिएट होगा, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग द एरिया, बाय चेंजिंग द थीटा, ठीक है। इसलिए फ्लक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स आपको अच्छे से पता है तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर है सबको? नो डाउट। ओके, यस सर। है ना। तो फ्लक्स को हमने ऐसे डिफाइन किया, विच इज BA cos थीटा। हम सबको पता है, बार बार ये इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस अ कॉइल कैन बी चेंज बाय, है ना। अब क्या क्या चेंज करेंगे कि हमारा फ्लक्स चेंज होगा, वो तीनों फैक्टर्स ऑलरेडी मैं आपको बता सकता हूँ। पहले तो हमने बात करी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही हम B की वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारा फ्लक्स चेंज हो जाएगा। सेकेंड इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल, एरिया को आप ज़्यादा इंक्रीज करोगे तो ज़्यादा फील्ड लाइंस पास होंगी। और थर्ड इज योर ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल विद मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम थीटा बोलते हैं। थीटा के चेंज करने की वजह से भी आपका फ्लक्स जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और चौथा जो है, इनमें से किसी का भी आप कॉम्बिनेशन ले सकते हो। मान लो मैंने मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किया और एरिया को भी इंक्रीज किया, तो मेरे को ज़्यादा इंक्रीमेंट मिलेगा फ्लक्स में, ठीक है। किसी का भी आप कॉम्बिनेशन ले सकते हो। थीटा को इस तरह से चेंज करो कि ज़्यादा फ्लक्स पास हो, और मैग्नेटिक फील्ड को भी बढ़ा दो तो भी आपको ज़्यादा फ्लक्स का चेंज मिलेगा, ठीक है। तो फ्लक्स को चेंज करने के लिए आप इन तीनों में से किसी का भी कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, अब सबको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर है? बिकॉज इट इज़ डिराइव्ड बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जब भी हम किसी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, है ना, तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, ठीक है। दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से हमें हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है,
ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स इज वेबर और टेस्ला पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होगा फ्लक्स का, वेबर, है ना, और यू कैन से टेस्ला पर मीटर स्क्वायर। CGS यूनिट आपको याद रखना है, ये होता है मैक्सवेल। CGS यूनिट जनरली आपको याद ही रखना होता है क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम है, इस साइंटिस्ट के नाम पे इसका CGS यूनिट का नेम दिया गया है। मैक्सवेल इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ठीक है। एंड 1 मैक्सवेल के बीच का रिलेशन कितना होता है, 10⁻⁻8 वेबर। तो ये कन्वर्जन वाले क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, है ना, जहाँ पे आपको जो फ्लक्स दिया रहता है मैक्सवेल में दिया होता है, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, तो आप इस फैक्टर से उसको कन्वर्ट कर सकते हो, विच इज 10⁻⁻8 वेबर, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखो ये सारी चीज़ें मैंने आपको जब मैग्नेटिक मटेरियल अभी अभी हमने पढ़ा था वहाँ पे भी बताया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, जब आप फ्लक्स को एरिया से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, मैग्नेटिक इंडक्शन बचेगा ना, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड बचेगा। और यही मैग्नेटिक फील्ड आपका किसके बराबर हो जाएगा, H के बराबर, दैट इज़ योर इंटेंसिटी जितनी आप प्रोवाइड करते थे, है ना। हमने ऐसे डिफाइन किया था ना, B/μ इज इक्वल टू H, ठीक है। अगर आपका रिलेटिव जो परमिबिलिटी मीडियम का अगर 1 है तो आप लिख सकते हो कि ये जो H वाला फैक्टर है वो B के बराबर हो जाएगा, है ना। यहीं से हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिफाइन करी थी। एक पॉइंट मैंने आपको और बताया था कि मैग्नेटिक फोर्स को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, विच इज़ Q × V क्रॉस B, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स इज डिफाइंड लाइक दिस, विच इज़ Q × V क्रॉस B। अगर आपका 1 यूनिट चार्ज आप ले रहे हो एंड उसकी वेलोसिटी भी अगर 1 मीटर पर सेकेंड है ना, अगर 1 यूनिट चार्ज आप ले रहे हो और उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है और वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, मतलब आपका थीटा भी 90 डिग्री है, तो आपका मैग्नेटिक फोर्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो जाए। और यही मैग्नेटिक फील्ड आपका H के बराबर हो जाता था, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें एक ही बन जाती थी, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, जिसको हम इनपुट बोलते थे। मैग्नेटिक मटेरियल में हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये H जो होता था हमारा इनपुट होता था, ठीक है। तो वही बात ये यहाँ पे फिर से घुमा फिरा के वही पॉइंट आया, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड पर यूनिट एरिया। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया मतलब वो हमें क्या देगा, मैग्नेटिक इंडक्शन देगा, B की वैल्यू आएगी। जब आप फ्लक्स को एरिया से डिवाइड कर दोगे यू विल गेट B, है ना। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करी गई है। पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोला जाता है, इसको स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बोला जाता है और इसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोला जाता है। इतने सारे नाम है इसके, ठीक है। तो कहीं से भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब एक ही चीज़ को डिनोट करे, दैट इज B, ठीक है। तो वही पॉइंट यहाँ से आपको फिर से घुमा के बताया हो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। Everyone is clear with this point? Yes, sir. चलो नेक्स्ट अब फैराडेज के कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे, ठीक है। तो फैराडे ने क्या किया, सबसे पहले एक कॉइल लिया, ठीक है। फैराडे ने एक कॉइल लिया और उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। अब गैल्वेनोमीटर हम सबको पता है डिटेक्ट करता है कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा। गैल्वेनोमीटर के बारे में हम काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो हमने क्या किया, फैराडे ने क्या किया, हमने नहीं किया, फैराडे ने किया। फैराडे ने एक मैग्नेट लिया जिसका नॉर्थ पोल इस तरफ फेस कर रहा है और साउथ पोल इस तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। अब उसने मैग्नेट को ना इस कॉइल के पास मूव करवाया, मतलब इस मैग्नेट का रिलेटिव मोशन कराया विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉइल, ठीक है। दोनों कॉइल्स है, एक कॉइल आगे रखी गई है, एक कॉइल पीछे रखी गई, ठीक है। तो अगर मैं इस मैग्नेट को इस तरफ लेके जाऊंगा तो इसका रिलेटिव मोशन होगा दोनों कॉइल के रिस्पेक्ट में, कॉइल 1 के रिस्पेक्ट में भी और कॉइल 2 के रिस्पेक्ट में भी, ठीक है। तो फैराडे ने ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और इसके एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशंस थे वो बहुत अच्छे थे। उसी के बेसिस पे हमारे जो फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं, है ना, फैराडे के एक्सपेरिमेंट पे। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था फैराडे का यही था कि फैराडे ने इसको बार मैग्नेट को मूव कराया इस कॉइल के पास। अब जैसे ही मूव कराया तो उसने देखा कि इस कॉइल में जैसे नॉर्थ पोल इसकी तरफ गया कॉइल की तरफ, तो कॉइल का नॉर्थ पोल इधर क्रिएट हो गया, मतलब उसको अपोज करने लगा। जैसे ही वो मैग्नेट को कॉइल के पास लेके गया तो वो जो कॉइल है उसको अपोज करने लग गया,
ठीक है, हम सबको पता है कि बार मैग्नेट से जो फील्ड लाइंस है वो इस तरह से निकलती है नॉर्थ से साउथ पोल। तो जब मैं इसको क्लोज लेके जाऊंगा तो फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी, मतलब उनका फ्लक्स इंक्रीज होना चाहेगा, है ना, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड लाइंस इस कॉइल को क्रॉस करना चाहेगी। लेकिन इस कॉइल में करंट ऐसे पैदा हुआ कि उसने जो इस फील्ड लाइंस को अपोज करना चाहा, है ना, इस फील्ड लाइंस को अपोज करना चाहा। अब अपोज तभी कर पाएंगी जब इधर नॉर्थ पोल क्रिएट हो, है ना, तभी वो उस जो बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस है उन्हें अपोज कर पाएंगी, जब उसका खुद का नॉर्थ पोल इधर पे क्रिएट हो। ठीक है, तो और एक बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है कि जब भी इस कॉइल में करंट इस तरह से पैदा होता है ना, इस तरह से पैदा हुआ कि वो हमेशा एक्सटर्नल फील्ड को हमेशा अपोज करेगी। ठीक है, अब सिमिलरली सेकेंड वाली कॉइल के साथ क्या हुआ, सेकेंड वाली कॉइल से देखो साउथ पोल दूर चला गया, तो ये चाहेगी कि इस साउथ पोल अगर दूर चला गया है तो मतलब फील्ड लाइंस कम हो गई हैं, तो ये चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड लाइंस यहाँ से पास हो, है ना, ये नॉर्थ पोल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, मतलब ये इसको अपनी तरफ खींचना चाहेगा। ये अगर इससे दूर जाएगा तो इसको अपनी तरफ खींचना चाहेगा, तो इसका नॉर्थ पोल इधर क्रिएट हो जाएगा। और एक पॉइंट मैंने आपको बता रखा था कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का इसमें चक्कर पड़ता है ना, साइन कैसे देखें, मतलब क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो आप किस तरफ से देख रहे हो वो डिपेंड करता है ना, किस तरफ से आप इस कॉइल को देखोगे उस पर डिपेंड करेगा। अगर मैं इस कॉइल को यहाँ से देखूंगा, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। अब इस कॉइल को अगर मैं यहाँ से देखूंगा, बड़े ध्यान से देखना, ये वाली जो कॉइल है अगर आप राइट साइड से इसको ऑब्जर्व करोगे, है ना, अगर मैं इसको राइट साइड से ऑब्जर्व करता हूँ, मतलब यहाँ से अगर मैं इसको ऑब्जर्व करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो नॉर्थ पोल क्रिएट हो रहा है ना, नॉर्थ पोल क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब नॉर्थ को मैं ऐसे बनाता हूँ, तो इस पे एरो लगा दो, तो इससे आप याद रख सकते हो कि जहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट होगा वहाँ पे आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको दिखाई देगा जब आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, यहाँ से जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको यहाँ पे करंट कैसा दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली जब आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो आपको साउथ पोल यहाँ पे क्रिएट होगा, तो यहाँ पे आपको करंट कैसा दिखाई देगा, साउथ पोल का मतलब साउथ बनाओ और उस पर डायरेक्शन शो कर दो, तो ये आपका डायरेक्शन क्या हो गया, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ से जब आप देखोगे तो आपको क्लॉकवाइज दिखाई देगा, यहाँ से जब आप देखोगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ये वाले पोल की बात करूँ तो यहाँ पे अगेन नॉर्थ पोल क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा, लेकिन जब आप यहाँ से देखोगे तो आपको करंट क्लॉकवाइज दिखाई देगा। क्लियर हो गया, ये पॉइंट सबको समझ आया कैसे डायरेक्शन लेना, है ना। अब सिमिलरली देखो सेकेंड बार मैग्नेट उसने लिया फैराडे ने, और इसका साउथ पोल इस तरफ है और नॉर्थ पोल इस तरफ है, दोनों पोल्स की पोलैरिटी चेंज हो गई, है ना, मतलब उल्टा कर दिया, मैग्नेट को उल्टा कर दिया, और फिर अब वो उसने रिलेटिव मोशन किया। तो जैसे ही साउथ पोल को इधर लेके गया तो यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट हो गया, क्योंकि इसको अपोज करना चाहेगा वो, है ना, तो यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट हो गया, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, यहाँ पे भी साउथ पोल क्रिएट हो गया। क्यों, क्योंकि नॉर्थ पोल इससे दूर चला गया ना, तो इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट करना चाहेगा, मतलब यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट होगा। तो बस जैसे आपको एक बार पोल्स पता चल गए कौन से पोल्स कहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, फिर डायरेक्शन निकालना तो काफ़ी सिंपल है। अगर नॉर्थ पोल है तो एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से देखोगे नॉर्थ पोल है तो एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से देखोगे साउथ पोल है तो क्लॉकवाइज, यहाँ से देखोगे साउथ पोल है तो क्लॉकवाइज, यहाँ से देखोगे नॉर्थ पोल है तो एंटी क्लॉकवाइज। बात खत्म। इतना ही आपको देखना आना चाहिए कि डायरेक्शन किस हिसाब से आपको लेना है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको ये पॉइंट। ये फैराडे का एक्सपेरिमेंट था, और इस फैराडे के एक्सपेरिमेंट के बाद उस कुछ ऑब्जर्वेशन उन्होंने किए, और वो ऑब्जर्वेशन अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या पॉइंट ऑब्जर्व किए गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाया गया है कि जैसे ही मैग्नेट को कॉइल के पास लाया जाता है तो जो फील्ड लाइंस उस कॉइल को कट करके जा रही हैं वो इंक्रीज हो जाती है ना। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विच आर पासिंग थ्रू द कॉइल इज इंक्रीजिंग। जैसे जैसे मैग्नेट पास आता जाएगा वैसे वैसे ये फील्ड लाइंस जो उस कॉइल को कट करके जा रही है वो इंक्रीज होती जाएंगी, है ना, इंक्रीज होती जाएंगी। तो यही पॉइंट यहाँ पे बताया गया। मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज लिंक्ड विद द कॉइल
चेंजेस रिलेटिव टू द पोजीशन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेट, है ना। जैसे जैसे इसकी पोजीशन चेंज होती जा रही, मतलब जैसे जैसे इसके करीब आता जा रहा है वैसे वैसे आपका फ्लक्स चेंज होता जा रहा है, क्योंकि फील्ड लाइंस की वैल्यू आपकी इंक्रीज होती जा रही है जो उस एरिया से पास हो रही, ठीक है। रिलेटिव टू एंड द मैग्नेट ड्यू टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विच आर कटिंग एट डिफरेंट एंगल्स एट द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल, है ना। अलग अलग एंगल्स पे देखो ये आपकी फील्ड लाइंस कट करती जा रही है, इसकी वजह से आपका फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है ना। मैंने आपको पहले ही बताया था फ्लक्स जो है वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, बी ए कॉस थीटा। यहाँ पे आपकी फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट, थीटा भी आपका चेंज हो रहा है, मतलब फील्ड लाइंस का जो थीटा भी है वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है। दोनों चीज़ें यहाँ पे वेरिएबल है, तो इसकी वजह से आपके फ्लक्स में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन अब आप देखो, यहाँ पे ऑब्जर्व क्या किया। पहला ऑब्जर्वेशन, द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट। हम सबको पता है कि यहाँ पे रिलेटिव मोशन हुआ है कॉइल के बीच में और मैग्नेट के बीच में। द इंड्यूस पोलरिटीज ऑफ मैग्नेटिज्म इन द कॉइल, है ना। पोलरिटी इंड्यूस हुई है कॉइल के अंदर, हमने देखा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्रिएट हुए हैं। जैसे ही हमने बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल के पास लेके गए तो कॉइल में भी नॉर्थ पोल इंड्यूस हुआ, मतलब वहाँ पे पोलरिटी इंड्यूस हुई है आपकी कॉइल के अंदर, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड हेंस द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, मतलब जैसे ही पोलरिटी इंड्यूस हुई तो वैसे ही कॉइल में कुछ डिफ्लेक्शन शो हुआ, मतलब गैल्वेनोमीटर जो डिवाइस उन्होंने लगाया हुआ था उस डिवाइस में कुछ डिफ्लेक्शन दिखाई दिया, इसका मतलब कुछ करंट पैदा हुआ। वहाँ से उन्होंने ये सोचा कि अगर ये एक्सपेरिमेंट से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है इसका मतलब कुछ करंट जरूर पैदा हुआ। अब करंट पैदा हुआ तो फिर उसको उन्होंने कुछ नाम दिया, ठीक है। दैट करंट वाज नोन एज इंड्यूस करंट, ठीक है। उसी करंट को उन्होंने क्या नाम दिया, इंड्यूस करंट नाम दिया। एंड इज अवेलेबल ओनली एज लॉन्ग एज देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट। तो जब तक रिलेटिव मोशन उन्होंने करवाया तब तक ही वो करंट उस सर्किट में अवेलेबल था। जैसे ही रिलेटिव मोशन स्टॉप कर दिया तो वैसे ही वो करंट का फ्लो होना स्टॉप हो गया। इससे हमें ये पता चलता है कि फ्लक्स का चेंज आपका तभी हुआ जब तक आपका मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा था, थीटा में चेंज हो रहा था। जैसे ही आपने बार मैग्नेट को रिलेटिव मोशन कराना बंद कर दिया और कॉइल आपकी यहाँ पे थी, तो अगर कोई मोशन ही नहीं हो रहा है तो फिर आपकी फील्ड लाइंस जो पहले इनिशियली कट करके जा रही थी उतनी अभी भी फाइनली भी कट करके जा रही, तो फ्लक्स में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है ना। अगर फ्लक्स में जब तक चेंज नहीं होगा तब तक आपका करंट पैदा नहीं हुआ, ऐसा उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। ये सारे ऑब्जर्वेशंस। अब नोट करने की बात क्या है ना। अभी तक हमने क्या किया, कॉइल को फिक्स किया था और बार मैग्नेट को मूव करा रहे थे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है हमेशा आपको बार मैग्नेट को ही मूव कराना है। आप कॉइल को भी मूव करवा सकते हो और बार मैग्नेट को फिक्स कर सकते हो। कहने का मतलब है रिलेटिव मोशन कराना, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दो और दूसरे को मूव कराओ, है ना। तो उसी को तो रिलेटिव मोशन बोलते हैं, है ना। रिलेटिव मोशन का मतलब यही होता है, अगर 2 पर्सन एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, एक 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, एक 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो हम क्या करते थे, इसको स्टॉप करा देते थे। तो इसको स्टॉप करा देते तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती थी, तो इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाती थी, 5 मीटर पर सेकेंड। इसी को तो रिलेटिव मोशन बोलते हैं। एक को आपने स्टॉप करा दिया और दूसरे को आपने मूव करा दिया, दिस इज नोन एज योर रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन आप किसी को ऑब्जेक्ट को भी स्टॉप कर सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट को भी मूव करवा सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको, ऑल ऑफ यू। ये ऑब्जर्वेशन वाले पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपका बेस बनेगा चैप्टर का, है ना। जो चैप्टर का बेस बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वो यहीं से बनेगा, इसके ऑब्जर्वेशंस पे ही आपका जो चैप्टर है वो पूरा चलेगा। ये पूरे चैप्टर का आप कह सकते हो समरी है एक तरह से, इसको आप समरी की तरह ले सकते हो। तो नोट करने की बात क्या है, पहला पॉइंट हमने देख लिया। सेकंड पॉइंट, बोथ द कॉइल एंड मैग्नेट कैन बी मूव्ड। आप दोनों को भी मूव करवा सकते हो, दोनों को मूव कराओगे तो भी वहाँ पे रिलेटिव मोशन होगा, ठीक है। देयर मस्ट बी अ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम, मतलब कुछ रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी 3 तरीके से क्रिएट होती है। पहला ऑब्जेक्ट रेस्ट पे और दूसरा मूव कर रहा है तब भी रिलेटिव मोशन है, पहला मूव कर रहा है और दूसरा रेस्ट पे तब भी रिलेटिव मोशन है,
और दोनों ऑब्जेक्ट्स अगर आपके मूव कर रहे हैं तब भी आपका रिलेटिव मोशन तीनों केसेस में पॉसिबल है, तो इसलिए आप तीनों में से कोई भी केस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस रिलेटिव टू द पोजीशन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेट। तो वही बात देखो वापस आ गई कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपका लिंक हो रहा है कॉइल के साथ, है ना, वो चेंज हो रहा है। जैसे हम बार मैग्नेट को मूव कर रहे थे तो आपका जो फ्लक्स था, मतलब कितनी फील्ड लाइंस आपकी उस एरिया को कट करके जा रही थी, वो चेंज हो रही थी। जैसे जैसे मैग्नेट क्लोज आता जा रहा था फ्लक्स आपका इंक्रीज होता जा रहा था, जैसे जैसे मैग्नेट दूर जाता जा रहा था फ्लक्स आपका डिक्रीज होता जा रहा था। तो वो पॉइंट यहाँ पे हमें नोट करना है। जैसे चौथा पॉइंट, करंट एंड हैंस द डिफ्लेक्शन इज लार्ज if the relative velocity between the coil and the magnet and the rate of change of flux across will be large। अब जितनी ज़्यादा रिलेटिव वेलोसिटी क्रिएट करते थे उतना ज़्यादा फ्लक्स में चेंज होता था, जितना ज़्यादा फ्लक्स में चेंज होता था उतना ज़्यादा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिलता था। इसका मतलब उतना ज़्यादा आपका इंड्यूस करंट पैदा होता है। तो यहाँ से एक पॉइंट हमने नोट किया कि सारा का सारा जो फैक्टर है वो रिलेटिव वेलोसिटी का है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ही ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रही। जितना फास्ट आप मोशन कराओगे बार मैग्नेट का उतनी ज़्यादा तेज़ी से आपका फ्लक्स चेंज होगा। जितनी ज़्यादा तेज़ी से फ्लक्स में चेंज आएगा उतना ज़्यादा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हमें ये शो करता है कि उसमें इंड्यूस करंट कितना क्रिएट हो रहा है। ज़्यादा डिफ्लेक्शन मतलब ज़्यादा करंट पैदा हो रहा है। ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी उन्होंने ऑब्जर्व किया। ये सब एक्सपेरिमेंट से ही आया है। ये जितने भी पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताएं ये सब एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स। इसको खाली आपको अंडरस्टैंड करना है प्रॉपरली। अंडरस्टैंड हो गया फिर कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है यहाँ तक? यस, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? एवरीवन? यस और नो तो बोलो। यस सर। भाग गए क्या मीटिंग से? मुझे चेक करना पड़ता है बीच बीच में। मुझे लगता है कि कोई मीटिंग से लीव तो नहीं हो गया। आज तो सब लोग हैं। नहीं सब लोग नहीं है, 5-6 लोग चले गए। 34 हो गए ना। 39 का मैंने अटेंडेंस मार्क किया आज। 5 लोग मीटिंग से गायब है। इसलिए मैंने कल 2 बार अटेंडेंस लिया था, एक क्लास की स्टार्टिंग में, एक क्लास के एंड में। ठीक है ना। हाँ, किरमी चौधरी सेइंग मेरी भी मार्क कर दो। ओके चलो ठीक है। चलो ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एक्चुअली, तो ये पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। इसके बाद फैराडे का सेकंड एक्सपेरिमेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने बार मैग्नेट और कॉइल यूज़ किया था, सेकंड एक्सपेरिमेंट में हम दोनों कॉइल्स यूज़ करेंगे। हाँ, बार मैग्नेट नहीं यूज़ करेंगे, 2 डिफरेंट कॉइल्स यूज़ करेंगे, है ना। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक बात हमेशा ध्यान रखो कि आपका ये जो चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ 2 लॉज पे बेस्ड है। एक तो फैराडे का लॉ और दूसरा जो है लेंज लॉ। अगर आपको ये 2 लॉज अच्छे से समझ आ गए, फैराडे का एक्सपेरिमेंट अगर आपको दोनों अच्छे से समझ आ गए, फैराडे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड फैराडे एक्सपेरिमेंट नंबर 2, और दूसरा जो है लेंज लॉ, अगर ये दोनों लॉज आपको अच्छे से क्लियर हैं तो ये चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। ये चैप्टर सिंपल भी उतना ही है और उतना ही टफ भी है। मतलब वैसे तो चैप्टर काफ़ी सिंपल है अगर आप अच्छे से इसको समझ लो तो, अगर नहीं समझोगे तो उतना ही टफ बन जाएगा। तो अगर हम अच्छे से इसको समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। फैराडे का सेकंड एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। सेकंड एक्सपेरिमेंट अभी करा दूँ क्या? टाइम कितना बचा है हमारे पास? है ना अभी 10 मिनट्स हैं। ठीक है। इवनिंग में आधे बच्चे तो आते नहीं हैं। देखो मैं बता रहा हूँ, इवनिंग क्लास में भी मैं अभी यही कंटिन्यू करने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आज करने वाला था वो ये है कि आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है ना।
और एग्ज़ाम के लिए हमारे को 6 चैप्टर पूरा रखना है और 7 चैप्टर भी एटलीस्ट हमें हाफ तो कवर करना ही है। टारगेट लेके चल रहा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ पूरा 7 चैप्टर कंप्लीट करूँगा, लेकिन पूरा टारगेट लेके चलूँगा तो आधा तो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो 6th और 7 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो इसलिए अभी हम मॉर्निंग और इवनिंग दोनों क्लासेस में यही वाला स्लाइड पूरा कंटिन्यू करेंगे। तो सभी बच्चों को आना है इवनिंग क्लास में, अभी हम यही वाला स्लाइड अच्छे से कवर करेंगे क्योंकि आप लोगों का भी एग्ज़ाम आने वाला है और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं रह गया। एसपीवी वालों का तो मेरे ख्याल से PA3 का वो भी आ गया है, शेड्यूल भी आ गया है ना, और इनकी डेट भी आ गई है। डेट कब से इनकी, कल मेरे को मैसेज आया था, इनकी जो डेट आई है मेरे ख्याल से कब से है, तो स्टार्ट कब से हो रहे हैं, मंडे से हो रहे हैं, 7 से इनके स्टार्ट हो रहे हैं। एसपी वालों के एग्ज़ाम 7 से हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से पीपी सवानी वालों का भी शेड्यूल बहुत जल्दी आ जाएगा, है ना। 7-12 से इनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और पहला पेपर फिजिक्स का ही है ना, पहला पेपर इन्होंने फिजिक्स का ही रखा है। तो 7th को आपका एग्ज़ाम है, मतलब 6 तारीख तक हमारा टारगेट रहेगा। आज कौन सी तारीख हो गई है, आज 28 नवंबर हो गई है, मतलब हमारे पास दिन भी कम ही बचे हैं, मतलब मुश्किल से मेरे ख्याल से 1 वीक ही बचा होगा, है ना। 1 वीक में हमारा जो 6 चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और 7 चैप्टर भी ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट हो जाएगा। ये टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ। तो ये टारगेट को अगर हमें अचीव करना है तो मॉर्निंग इवनिंग दोनों क्लास आपको अटेंड करनी है, ठीक है। हाँ, एसवी वालों की एग्ज़ाम फिनिश होगी और पीपी सवानी वालों की स्टार्ट होगी। पीपी सवानी वालों का कोई डेट आया एग्ज़ाम का, ये बताओ मेरे को। हाँ, पीपी सवानी वालों का अभी कोई डेट नहीं आया ना, हाँ अभी तक नहीं आया। तो पीपी सवानी वाले भी तैयार रहेंगे। एसवी वालों का एग्ज़ाम 11 तारीख को ख़त्म हो रहा है ना, 11 तारीख को ख़त्म हो रहा है, तो मेरे ख्याल से 12 तारीख से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, 11 नहीं तो 12 के आसपास। तो आप प्रिपेयर रहो कि आपके पास भी 10 या 12 दिन या 15 दिन ही है। पीपी सवानी वालों के पास भी 15 डेज ही हैं और एसवी वालों के पास तो 1 वीक है, ठीक है। तो आपको 6 चैप्टर पूरा कवर करना है और 7 चैप्टर भी हाफ कवर करना है, तो कम से कम 1.5 चैप्टर तो रखेंगे ना एग्ज़ाम में, वैसा थोड़ी है कि कुछ भी नहीं रखेंगे। कम से कम 1.5 चैप्टर का टारगेट हम रखेंगे, दोनों के लिए सेम सिलेबस, दोनों के लिए सेम ही रहेगा, एसवी वाले हों चाहे पीपी सवानी वाले हो, दोनों के लिए सिलेबस बिल्कुल पैरेलल चल रहा है, सेम ही रहेगा, ठीक है। चलो आज हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अभी इवनिंग क्लास में फिर हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इवनिंग में सब लोग ज्वाइन करेंगे और यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके।